हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। हम अभी तक कवर कर चुके थे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर तक, ठीक है। सबसे पहला लेक्चर हमारे पास रहा था नेम ऑफ द ओर, सेकंड रहा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके हम लोगों ने फिजिकल मेथड्स देखे थे। फिर हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में केमिकल मेथड्स पढ़ा, जिसमें लीचिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। देन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो देखो, क्रूड मेटल्स क्या होती है, एक चीज समझना कि कोई भी ओर है, ठीक है, अगर आप लोग उस पर कंसंट्रेशन कर देते हो, ठीक है, तो अब वो ओर नहीं रही। अब आप लोग उसको ओर नहीं बुला सकते, राइट, क्योंकि रनिंग ऑफ माइंड से जो आप मटेरियल लिखा है तो दैट इज कॉल्ड ओर, राइट। अगर हम लोग वहां पे अगर अब कंसंट्रेशन के बाद भी अगर उसको ओर बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, राइट। तो उस तरह की ओर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली क्रूड मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्रूड मेटल्स आप लोगों को समझ में आ गया, ओर ही है, बट एक्चुअल में क्या है, कंसंट्रेशन करने के बाद जो ओर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड क्रूड मेटल, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होती हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसको रिड्यूस करना इजी होता है। तो ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना काफी आसान है, इसलिए जितने भी हम लोग सल्फाइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, या फिर हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं, उनको हम लोग हीट करके सबसे पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कार्बोनेट्स होंगे उसमें उसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन यूज करेंगे। जो भी हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं उसके लिए भी कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है। एंड जितनी भी हमारे पास जनरली ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में है प्रेजेंट, राइट। और हमारे पास जो सल्फाइड्स होती है, सल्फाइड्स के लिए लाइक पीबीएस हो गया, ठीक है, हमारे पास एचजीएस हो गया, ये जितने भी सल्फाइड्स हैं, ठीक है, ऑल सल्फाइड्स, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रोस्टिंग का यूज करेंगे। अब एक चीज समझना यहाँ पे कि जो कैल्सिनेशन होता है दैट इज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे सल्फाइड जो ओर्स होती है, ठीक है, जिसके लिए हम रोस्टिंग यूज कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अब एक चीज समझना यहाँ पे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों हम लोगों ने यहाँ पे कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया है और यहाँ पे रोस्टिंग में ऑक्सीजन का यूज किया है, इसका एक कारण रहता है, चलिए देखते हैं। तो जो कैल्सिनेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिंपल हीटिंग करना होता है। जो कंपाउंड्स होते हैं कैल्सिनेशन के अंदर, वो सिंपल हीटिंग से अपने आप को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड वहां से कुछ ना कुछ वॉलेटाइल प्रोडक्ट एज अ गैस निकलता ही है, राइट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ZnCO3 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैलामाइन है। अगर आप लोग इसको सिर्फ हीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ZnO बनेगा और यहाँ पे CO2 एज अ वॉलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म पे निकल जाएगा। अब एक चीज समझना, कोई भी गैस अगर निकल रही है वॉलेटाइल की फॉर्म में, और अगर वो किसी मेटल केज के अंदर से निकल रही है, राइट, तो वो क्या करेगी, पोरस उसको बना देगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो ZnO आएगा यहाँ से, ये पोरस फॉर्म में होगा, मतलब उस पे काफी ज्यादा ऐसे छेद रहेंगे क्योंकि वहां पे CO2 स्कीप हो रही होगी, ठीक है, इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे बात करें Fe2, ठीक है, O3.X, अगर हमारे पास कोई हाइड्रेटेड और है काफी ज्यादा, अगर उसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ का हाइड्रेटेड वाटर उड़ जाएगा, राइट। हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे Al2O3 के अंदर, हम लोगों ने वही सेम चीज की थी, राइट। वो भी एक तरीके से पार्ट है हमारे पास कैल्सिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको हीट किया था तो दैट हमारे पास क्या जाएगा, डायरेक्टली Fe2O3 मिल जाएगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डायरेक्टली हो सकता है। बट हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसी इंप्योरिटीज रहती है, सल्फर की इंप्योरिटीज हो गई, ठीक है। तो अगर हमारे फॉस्फोरस की इंप्योरिटीज है, ठीक है, आर्सेनिक की इंप्योरिटीज है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे हीट करने से नहीं उड़ा सकते, राइट, क्योंकि जनरली जो सल्फर की इंप्योरिटीज रहती है वो एसिडिक फॉर्म में स्कीप होना पसंद करती है। एंड हमारे पास जितनी भी इंप्योरिटीज होती है जो गैसेस फॉर्म में रहती है, वो जनरली स्कीप होती है ऑक्साइड्स की फॉर्म में, राइट। तो हमें उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। इसलिए जो हमारे पास जो पीबीएस होती है, जितनी भी सल्फाइड और होती है, इसके अंदर इंप्योरिटीज पाई जाती है, ठीक है, इंप्योरिटीज ऑफ सल्फर, ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है। तो इनकी इंप्योरिटीज को हटाने के लिए, एंड हमारे पास जो सल्फाइड और के अंदर S2- फॉर्म है, राइट, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को पास करना होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए आप लोग जो हमारे पास कार्बोनेट थे, हाइड्रेट सोल्ट था, ठीक है,
उनके अंदर कभी भी हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो डायरेक्टली वोलेटाइल प्रोडक्ट देते रहते हैं। ठीक है। और उनके अंदर इतनी इंप्योरिटीज नहीं थी, जैसे कि यहाँ पे सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की इंप्योरिटीज है किसके अंदर, सल्फाइड ओर्स के अंदर। ठीक है, इसलिए वहां पे हम लोगों ने डायरेक्टली हीट ही किया था, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड हो रही है हमें। ठीक है। और एक और चीज याद रखना, जो हम लोग यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, ये बिलो द मेल्टिंग पॉइंट की जाती है। ठीक है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके थर्ड एग्जांपल की, कैल्सिनेशन की, जो कि हमारे पास इससे रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डोलामाइन, राइट, CaCO3 डॉट MgCO3। जब आप लोग इसको हीट करोगे तो कार्बोनेट ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, और जो इसका केमिकल बॉन्ड है वो भी एक्चुअल में हीट के कारण टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CO बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे MgO बनेगा। देन हमारे पास यहाँ से 2 मोल ऑफ CO2 स्केप हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आएंगे, पोरस फॉर्म में रहेंगे यहाँ पे। तो ये बात हो गई हमारे पास कैल्सिनेशन की। बात करते हैं यहाँ पे रोस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स की। लाइक हमारे पास ZnS है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम PbS ले लेते हैं। अगर मैं इसको हीट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ZnS, ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले ऑक्साइड मेटल बनेगी। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनेगा एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से SO2 स्कीप हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे PbO बनेगा, यहाँ से SO2 स्कीप हो जाएगी। सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे हमारे पास सल्फर का जब रिएक्शन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ आर्सेनिक की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि जो मेन हमारे पास रीजन है ऑक्सीजन पास करने का। ठीक है, एक तो हमारे पास SO2 बनाना है जो कि वॉलेटाइल प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगा, एंड हमारे पास इन सभी को ऑक्सीडाइज करना भी यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, तो एस सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो SO2 बन के निकलेगा, राइट। जब हमारे पास आर्सेनिक रिएक्शन करेगा, राइट, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे Na2 सॉरी AS2O3 का निर्माण करेगा, राइट, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली का है, राइट। एंड हमारे पास यहाँ पे एंटीमनी। ठीक है, तो एंटीमनी हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का ये, राइट। तो यानी कि हमारे पास सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा Sp2O3 इस तरीके से। तो ये सब हमारे पास ऑक्साइड्स की फॉर्म में क्या होती है, स्किप हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तीसरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये तो हम लोगों ने ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट, सल्फाइड को सभी को ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसका रीजन भी हम लोग देखेंगे, एलिंगम डायग्राम है कि क्यों हम लोग सल्फाइड और को ऑक्साइड्स और में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि ऑक्साइड्स और को रिड्यूस करना इजी होता है। ठीक है, हमें एक्चुअल में मेटल को एज एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, ठीक है, एट द एंड, और हमारे पास जो कॉस्ट रहती है वो उसको मिनिमाइज करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे कि CuFeS2 का हम लोग रोस्टिंग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में मकसद क्या होता है हमारा रोस्टिंग करने का। ठीक है, रोस्टिंग का हमारा मकसद होता है किसी भी मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड हमें गेन हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, ठीक है, एक तो CV2S फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारे पास FeS फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं देखने को मिल रही है। हम लोगों ने ऑक्सीजन पास किया, रोस्टिंग भी की है, सब कुछ किया है, बट भी हमें यहाँ मेटल ऑक्साइड देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यानी कि इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई मेटल ऑक्साइड नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम फर्दर इसकी रोस्टिंग करते हैं, काफी ज्यादा टेम्परेचर देते हैं और भी ज्यादा, ठीक है, फिर हमें यहाँ पे Cu, ठीक है, 2 मिलेगा, एंड हमारे पास यहाँ से SO2 गैस स्कीप होगी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी सेम वही होगा, Fe2O3 फॉर्म होगा, एंड हमारे पास यहाँ से SO2 गैस स्कीप हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आप जो कोस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कोस्ट, अगर हम लोग बात करें, सिर्फ अगर हमें कॉपर ऑक्साइड ही एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली कॉपर ऑक्साइड की ओर लेके एक्सट्रैक्शन करूंगा। ठीक है, क्यों मैं CuFeS2 को अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाऊंगा डबल रोस्टिंग के लिए, पहले इसको रोस्ट करने की अलग कॉस्ट लगेगी, एंड हमारे पास इसको रोस्ट करने के लिए अलग कॉस्ट लगेगी, राइट। अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, Cu2O से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं।
बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड क्यों फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी ऑक्साइड क्यों नहीं फॉर्म हो रही है, इसका रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका रीजन दिया जाता है कि जो कॉपर की अफिनिटी होती है, ठीक है, और सल्फाइड हो, ठीक है, वो काफी ज्यादा रहती है, ठीक है, इज हायर एज कंपेयर टू ऑक्साइड हो, ठीक है, कंपेयर टू ऑक्साइड हो। तो यानी कि हमारे पास लगभग 1200 केल्विन पे क्या होता है, जो अफिनिटी रहती है, ठीक है, ये लगभग टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, 1200 केल्विन रहता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे हमारे पास जो सल्फाइड ओर की फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, ठीक है, अफिनिटी जो है, वो ऑक्साइड ओर से ज्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पे सल्फाइड ओर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसलिए ऑक्साइड और वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि जो हमारे पास आयरन का एक्सट्रैक्शन रहता है, ठीक है, जब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे Fe2 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, Fe2O3 का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो Fe2 का यूज नहीं करने के दो कारण है, ठीक है, एक चीज समझना। सबसे पहले मेरे को Fe2 को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे रोस्टिंग के लिए अलग से कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, रोस्टिंग के लिए अलग से कॉस्ट लगेगी। देन हमारे पास यहाँ पे Fe2O3 बनेगा एंड हमारे पास SO2 गैस यहाँ से स्कीप हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे, एक तो मुझे यहाँ पे रोस्टिंग के लिए अलग से कॉस्ट देनी पड़ी। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक हार्मफुल गैस रिलीज हो रही है जो कि इन्वायरमेंटल के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इन दोनों कारण से पहली चीज तो रोस्टिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, दूसरी हमारे पास यहाँ पे जो SO2 गैस निकल रही है दैट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्हीं दो कारण के कारण हम लोग यहाँ पे Fe2 को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देन हम लोग सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, Fe2O3 का क्या करेंगे, कार्बन का रिडक्शन करेंगे, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयरन बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास CO2 गैस स्कीप हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये काफी हमारे पास रहता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन रिडक्शन से हो जाएगा, काफी लंबी प्रोसेस है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काफी अच्छे तरीके से ये वाली चीज। ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, Fe2O3 को कार्बन रिडक्शन से हमारे पास यहाँ से आयरन मिल जाएगा और यहाँ से CO2 स्किप हो जाएगी इस तरीके से। तो यानी कि हमारे पास ये वन स्टेप रिएक्शन थी और ये हमारे पास टू स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि यहाँ पे एक तो हार्मफुल गैस रिलीज हो रही है और यहाँ पे रोस्टिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम लोग Fe2O3 को प्रेफर करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, FeS2 को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। तो बात करते हैं यहाँ पे Cu2S की रोस्टिंग की कैसे की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज किसकी है सबसे पहले। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास FeO की इम्प्योरिटीज रहती है। ठीक है, अगर हमारे पास इसकी इम्प्योरिटीज है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए SiO2 डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, बेसिक इम्प्योरिटी है, तो उसके अंदर हमें एसिडिक क्या डालना पड़ेगा, ऑक्साइड डालना पड़ेगा, ताकि ये क्या कर सके, इसे न्यूट्रलाइज कर सके और स्लैग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास FeSiO3 का निर्माण होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। ठीक है, अब देखो, अभी Cu2S के साथ कोई रिएक्शन अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो Cu2S हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे समझ रहा हूँ, इन दोनों के बीच में भी रिएक्शन होगी, Cu2S एंड FeO के बीच में। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट हमारे पास FeS का बनता है। ठीक है, स्मॉल ट्रेस, मतलब हमारे पास काफी कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, FeS का काफी स्मॉल अमाउंट में रहता है एंड हमारे पास यहाँ पे कॉपर भी बनता है। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट। इतनी सी बात क्लियर है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, काफी सारे कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। तो इन सभी का एक चीज समझना, जैसे कि हमारे पास Cu2S एंड FeS को क्या बोलते हैं, हम लोग कॉपर मेट बोलते हैं। ठीक है, कॉपर मेट। ठीक है, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है
और यहाँ पे ये स्लैग की फॉर्म में ऊपर की तरफ तैरता रहेगा, ठीक है। एंड हमारे पास और भी काफी सारे कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, लाइक Cu2O, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे जैसे कि FeS की थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रहती है, राइट। एंड FeO का हमारे पास इम्प्योरिटीज रह सकता है। एंड द प्रोडक्ट हमारे पास कॉपर हो सकता है, ठीक है, Cu2S हो सकता है। तो ये सब चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए कि इन सब की इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। जब इसके अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है बाद में भी, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आता है कि बाद में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, MCQ में आपसे पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ से एक तो कॉपर मेट से क्वेश्चन आता है। एंड हमारे पास एक तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं इन चारों के अलावा, ठीक है, ये भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो स्लैग का आप लोग याद रखना, ठीक है। FeO की इम्प्योरिटी के कारण यहाँ पे SiO2 डाला था, कॉपर मेट बना, ठीक है। और FeS का काफी स्मॉल ट्रेस अमाउंट में रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉपर भी डिपॉजिट होता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन करना है मेटल ऑक्साइड का मेटल में। तो उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 5 मेथड थे। कार्बन रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन जिसको हम लोग एल्यूमिना थर्माइट रिएक्शन भी पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड का जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, बोरेस आर्थर साइनाइड प्रोसेस, राइट। तो वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि किस तरीके से जिंक ना क्या कर रहा था, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड फॉर्म कर रहा था और सिल्वर एंड जो गोल्ड था उसको डिस्प्लेस कर दे रहा था, राइट। तो वो सब काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन के अंदर एक हम लोग एक और चीज देखेंगे, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर के बारे में, ठीक है, जहाँ पे Cu2O एंड Cu2S अपने आप को क्या करते हैं, सेल्फ रिड्यूस करते हैं एंड यहाँ पे फॉर्म करता है कॉपर, ठीक है। जो कॉपर फॉर्म होता है, ठीक है, जब SO2 वहां से निकलती है तो वो ब्लिस्टर्स मतलब काफी ज्यादा छाले टाइप उसको बना देती है, ठीक है। तो वो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू बनता है, वो भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन रिडक्शन। तो बात करते हैं यहाँ पे कार्बन रिडक्शन की, ठीक है। कार्बन रिडक्शन में हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को कोक या कार्बन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से CO2 या फिर CO की फॉर्म में यहाँ से स्किप हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं या मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो कि हमने कार्बन रिडक्शन करवा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जिंक, ठीक है, लेड, टेन एंड हमारे पास कॉपर, ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं। एंड हमारे पास जो आयरन है, ठीक है, इनकी मेटल की ऑक्साइड्स, ठीक है, कार्बन रिडक्शन शो कर सकती है, ठीक है। अब एक चीज समझना कि जब इनकी कार्बन रिडक्शन हो ही रहा है तो थोड़ा सा रिएक्शन भी देख ही लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ZnO है, इसका जब मैं कोक के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, तो ये एक्सेस फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, Zn प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन है ना, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस में इसलिए डाला है ताकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन थी, जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है, उसको हम लोग इरिवर्सिबल बना सके। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का यानी कोक का हम लोगों ने एक्सेस में डाला है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा सके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जिससे होगा क्या कि हमारे पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, ठीक है, वो फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। तो यानी सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो जिंक था, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन था, तो जिंक ऑक्साइड जो प्लस यहाँ पे जो एक्सिस में हम लोगों ने कॉक लिया हुआ था, वो क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड भेजेगा। यहाँ पे जिंक प्लस CO गैस यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी आप लोगों को कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आयरन की, ठीक है। तो आयरन हमारे पास जब रिएक्शन करेगा FeO की फॉर्म में भी कर सकता है, Fe2O3 की फॉर्म में भी कर सकता है, ठीक है। ये कम टेम्परेचर पे हो जाती है ऊपर वाली रिएक्शन, ठीक है। जब आप लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे, यहाँ से आयरन मिलेगा और यहाँ से CO गैस यहाँ से स्किप हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बट जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, आयरन प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास CO2 गैस स्किप होगी। ये लगभग हमारे पास टेम्परेचर 500 के लगभग केल्विन पे हो जाती है, ठीक है।
एंड यहाँ हमारे पास जो टेम्परेचर रहता है लगभग 1200 केल्विन के लगभग रहता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉपर के रिडक्शन की। ठीक है, देन कॉपर के रिडक्शन के लिए बात करूं मैं, तो कॉपर ऑक्साइड का अगर मुझे रिडक्शन करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कॉपर मिलेगा एंड हमारे पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्किप हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ से। एंड हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराता हूँ, तो आप लोगों को भी पता है कि हाइड्रोजन से भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O गैस स्किप हो गई इस तरीके से। तो ये वाली रिएक्शन आप लोगों ने पीओसी के अंदर पढ़ी होगी। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जहां पे आप लोगों ने यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ CO2 निकला है, कितना अमाउंट ऑफ H2O निकला है, इसका एस्टिमेशन किया होगा, राइट। तो वहां पे आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे लेड एंड हमारे पास जो टिन का ऑक्साइड है, इसको कैसे रिड्यूस करते हैं। देन पीबीओ की बात करूं मैं, यहाँ पे कार्बन रिडक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, पीबी प्लस CO2 यहाँ से स्किप हो जाएगी इस तरीके से। सेम कंडीशन हमारे पास एसएन के लिए भी रहेगी। ठीक है, कुछ बातें अभी यहाँ पे बाकी हैं। ठीक है, इसके बारे में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कार्बन रिडक्शन किन मेटल्स के लिए नहीं कराते हैं, लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, इसके लिए भी हम लोग कार्बन रिडक्शन डायरेक्टली नहीं करवाते हैं। ठीक है, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन नहीं करवाते हैं। ठीक है, कार्बन रिडक्शन क्यों नहीं करवाया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेबल आयोनिक कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तीसरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। देन हम लोग बात करें यहाँ पे कि एनसीईआरटी में एक इक्वेशंस लिखी हुई है। ठीक है, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। Al2O3 के अंदर हम लोग जब कार्बन का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अतः हमारे पास ये सॉल्यूशन पूरा इलेक्ट्रोलाइट से घिरा हुआ रहेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम बनता है और यहाँ पे CO2 की स्केप हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज समझना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये कार्बन है, एक्चुअल में ये कार्बन अलग तरह से है। ठीक है, ये कार्बन मतलब क्या होता है कि इसकी लाइनिंग्स की जाती है। ठीक है, नीचे, तो यानी कि वो हमेशा खत्म होता रहता है। ठीक है, इसके लिए कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो सब तरीके हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर। ठीक है, हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि एल्यूमिनियम के लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन नहीं करते, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, ये किस तरीके से रिडक्शन हो रहा होता है मैं आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, और उसको वहां पे ऊपर से कार्बन का पाउडर डालते हैं, वो सब भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये स्टेबल आयोनिक कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इनटू द फॉर्म ऑफ द मेटल। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम रिडक्शन की। ठीक है, तो कोई भी वहां पे मेटल ऑक्साइड है, राइट, हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड मान लीजिए, उसकी अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या करेगा, यहाँ से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेटल को रिड्यूस कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास काफी ज्यादा क्या होता है, इसका डेल्टा एच काफी ज्यादा नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो डेल्टा एच इसका काफी ज्यादा नेगेटिव रहने के कारण ये काफी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है। देन हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो यानी कि जब हमारे पास यहाँ पे मेटल मिलेगी ना, वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, मतलब जो मेटल हो जाती है वो एक्चुअल में मेल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, देन इसका यूज हम लोग करते हैं वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो रेलवे के अंदर जो वेल्डिंग होती है, ठीक है, रेलवे लाइन की जो वेल्डिंग होती है, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, क्या क्या रिएजेंट्स लगते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी।
इससे पहले एक रिएक्शन देखते हैं कि किन किन मेटल्स के लिए ये यूज किया जा सकता है, ठीक है, इसकी ऑक्साइड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करता हूँ Fe2O3 की, ठीक है। देन हमारे पास MnO2 की बात करता हूँ। देन हमारे पास क्रोमियम की Cr2O3। इन सभी ऑक्साइड्स के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, एंड टाइटेनियम के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, एंड इसका बोरोन ऑक्साइड के लिए भी यूज किया जाता है। कुछ बुक्स में ये दोनों भी लिखे हुए हैं, ठीक है, अलॉन्ग दिस, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को इजीली याद रहेगा क्योंकि ये तो एक साथ आते हैं, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, ठीक है। 24, 25 एंड 26 पे आप लोग इजीली याद कर सकते हो। एंड ये भी हमारे पास 22 नंबर पे आता है, एंड ये हमारे पास तो क्या है, बोरोन का ऑक्साइड डायरेक्ट 5 नंबर पे आएगा, एटॉमिक नंबर, राइट। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन की, ठीक है, कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, Fe2O3 का रिडक्शन करवा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एल्यूमिनियम थर्माइट मिक्सचर, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। एंड हमारे पास यहाँ से एक तो आयरन मिलेगा और यहाँ से Al2O3 मिलेगा, ठीक है। जब आप लोग इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी इसी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रोसीजर समझते हैं कि ये ऐसे होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो एल्यूमिनियम थर्माइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर्स एज fuel, ठीक है, like aluminum, magnesium, and titanium are the some metals that are used as a fuel, ठीक है, as in a thermite reaction, right? Then यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे इन सब चीजों का क्या मतलब है। ये वो बर्तन है जिसमें रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग खुले में रिएक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और हम लोग एनर्जी का लॉस नहीं चाहते हैं कहीं पर भी हो, तो इसको हम लोग क्लोज वेसल में करवा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में हमारे पास Fe2O3 है, ठीक है। तो इस वेसल के अंदर ये सब हो रहा है हमारे पास। देन हम लोग यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे बेरियम पर ऑक्साइड क्यों डाला हुआ है, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे एक होल क्यों दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर से पूरा क्लोज्ड क्यों है, यहाँ पे केमिनोफोर का क्या यूज है, सब कुछ देखेंगे। एंड ये रिएक्शन चालू कैसे होगी, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे सैंड भरी जाती है इस वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम थर्माइट को पाउडर जो होता है उसको फिल करते हैं इस वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पाउडर फिल हो गया, यहाँ पे सैंड डाल दी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है, ठीक है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, एक तो KMnO4 डालते हैं, ठीक है। KMnO4 यहाँ पे काम करता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। एंड ये क्या करता है, इसको रिएक्शन को इनिशिएट करता है या मतलब ऑक्सीडाइज करने के लिए काम आता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, राइट, वो इतना जल्दी किसी सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता इतनी जल्दी, राइट। एल्यूमिनियम अपने आप को इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यानी कि हमें एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कराने के लिए और सामने वाले को Fe2O3 को रिड्यूस कराने के लिए कुछ ना कुछ कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे KMnO4 कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इग्निशिएट करानी है, रिएक्शन को इग्निशिएट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आग लगाएंगे, लाइक एक आग किसकी मदद से लगाते हैं, मैग्नीशियम रिबन की मदद से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा a mixture of magnesium powder and the barium peroxide cold as ignition mixture, ठीक है। इट इज यूज टू इग्निशिएट द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। बेरियम पर ऑक्साइड का क्या यूज होता है यहाँ पे, एक तो ये इग्निशिएटर है, एंड दूसरे यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास किसी चीज को आप लोग कंबशन करना चाह रहे हो, राइट, तो वहां पे ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन को वहां पे इंस्टेंटेनियस सप्लाई होनी चाहिए काफी लार्ज अमाउंट में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेरियम पर ऑक्साइड डाला गया जो कि क्या करेगा, हमें ऑक्सीजन का प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इनसाइड दिस बॉक्स, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। देन हमारे पास यहाँ पे वूल लगाया जाता है ताकि यहाँ से क्या कर सके हम लोग, जो मटेरियल अंदर लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सके, एग्जिट मोड से निकाल सके नीचे के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। देन यहाँ पे आप लोगों के सामने तीन रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, एल्यूमिनियम थर्माइट रिएक्शन की।
आई थिंक ना मैंने वहां पे इसका थोड़ा सा गलत फॉर्मूला लिख दिया होगा, आप लोग वहां पे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। चलिए देखते हैं।